गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। व्यस्त भी क्यों ना हो रहे हैं, यही तो समय है तैयारी करने का। ये जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही बेशकीमती है दोस्तों। ये समय जो चला जाएगा स्टूडेंट्स तो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए इस प्रीशियस टाइम को न गंवाएं, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए आज एक नए चैप्टर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन यानी विकास या क्रम विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। Wings of bat and wings of insects have similar functions, so are examples of। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख सामान्य कार्य करते हैं, इसलिए ये किसके उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है होमोलोगस ऑर्गन यानी समजातीय अंग। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन यानी अनुरूप अंग। सी ऑप्शन है हिट्रोजाइगस यानी विषम युग्मीय। और डी ऑप्शन जो है होमोजाइगस यानी समयुग्मीय। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो होता है क्या होता है, देखते हैं इसको। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर यानी समान संरचनाएं पाई जाएंगी, बट डिफरेंट फंक्शंस, जिनकी कार्य जो होंगे अलग अलग होते हैं, उसको होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। एनालोगस ऑर्गन जो होता है, एनालोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज दैट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। यानी कह रहा है कि समरूप अंग विभिन्न प्रजातियों के अंग होते हैं, जिनकी संरचनाएं जो होती हैं क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। संरचना जो होगी क्या होगी, डिफरेंट होंगी, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन यानी लेकिन वे समान कार्य करते हैं। इसी को ही एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन जो है हिट्रोजाइगस। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मीन्स जाइगोट यानी डिफरेंट जाइगोट जो होंगे। यानी एन इंडिविजुअल हिट्रोजाइगस फॉर अ जीन इफ द इनहेरिटेड डिफरेंट वर्सन्स ऑफ द जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी एक व्यक्ति किसी जीन के लिए विषम युग्मी होता है यदि उसे अपने प्रत्येक माता पिता से उस जीन के विभिन्न संस्करण विरासत में मिले हों, तो इसको हिट्रोजाइगस कहा जाता है। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन डी होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम होता है, जाइगस मीन्स जाइगोट, है ना। तो देखते हैं इसमें, एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर अ जीन इफ द इनहेरिटेड आइडेंटिकल वर्सन्स ऑफ दैट जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी जीन के लिए समयुग्मीय यानी होमोजाइगस होता है यदि उसे अपने प्रत्येक माता पिता से उस जीन के समान संस्करण विरासत में मिले हों। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख समान कार्य करते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे समान
जो कार्य कर रहे हैं उसमें कौन सा है, एनालोगस ऑर्गन। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालोगस ऑर्गन। चलिए लॉक किया जाए इस आंसर को, एनालोगस ऑर्गन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं हम लोग। हु प्रोपोज्ड द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, यानी विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन किसने प्रस्तावित किया। फर्स्ट ऑप्शन इज चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है ऑपेरिन एंड हाल्डेन, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड वेल्स, डी ऑप्शन है अर्नस्ट हेकल यानी अर्नस्ट हेकल। तो इसमें पूछ रहा है विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन जो है किसने प्रस्तावित किया था, तो अर्नस्ट हेकल, यानी ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है अर्नस्ट हेकल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी अर्नस्ट हेकल प्रोपोज्ड द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इन द 1860 सेंचुरी, 1860 सेंचुरी में इन्होंने प्रस्तावित किया था। और दिस थ्योरी वाज ऑल्सो नोन एज बायोजेनेटिक लॉ, इस थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ के रूप में भी जाना जाता है, और इसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, अर्नस्ट हेकल ने क्या किया था, प्रोपोज्ड द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस इज ऑल्सो नोन एज डार्विनियन फिटनेस। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्पायरेटरी फिटनेस यानी श्वसन फिटनेस, बी रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी प्रजनन फिटनेस, सी ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन का फिटनेस, डी ऑप्शन है एक्सक्रीटरी फिटनेस यानी उत्सर्जन का फिटनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज ऑल्सो नोन एज डार्विनियन फिटनेस, है ना। यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस के रूप में भी जाना जाता है। तो डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होता है, क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट, यानी किसी जीव की प्रजनन करने और अपने पर्यावरण में जीवित रहने की जो क्षमता होती है उसी को ही रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी
बी प्रजनन फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डार्विनियन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, यानी डार्विन्स का जो थ्योरी है, वो जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटेशन, सेकेंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी अर्जित लक्षण, सी नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, और डी ऑप्शन जो है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन्स का जो थ्योरी होता है वो किस पर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है, चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद एडवांटेजियस traits are more likely to survive and reproduce. This process is responsible for the diversity of life on the earth. कहने का तात्पर्य ये है कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लाभकारी लक्षणों वाले जीवों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है नेचुरल सिलेक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द निएंडरथल मैन वाज। तो हाँ, निएंडरथल मनुष्य की मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो कितनी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज 650 to 800 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 900 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज 300 सीसी यानी 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन वाज 1400 सीसी यानी 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे देखा जाए तो विभिन्न होमिनिडों की मस्तिष्क की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना। होमो हैबिलिस की जो क्षमता होती है 600, होमो हैबिलिस की जो क्षमता होती है 650 से 800 सीसी, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस की जो होती है, होमो इरेक्टस की जो क्षमता होती है, मस्तिष्क की जो क्षमता होती है 900 सीसी होती है। जब हाँ, उसके बाद होमो सैपियंस की जो होती है ह्यूमन की, है ना, कितनी होती है, होमो सैपियंस की जो मस्तिष्क की क्षमता होती है वो 1300 से 1400 के बीच में होता है ना। तो द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द निएंडरथल मैन वाज 1400 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 1400 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग।
विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। तितली के पंख और पक्षी के पंख किसके उदाहरण हैं? है ना। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? सबसे पहले एक ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो तितली के पंख और पक्षी के पंख किसके उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन इज एनालोगस ऑर्गन्स यानी समजातीय अंग। बी ऑप्शन जो है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स यानी समजातीय अंग। सी है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो एनालोगस ऑर्गन जो होता है क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज दैट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। यानी समरूप अंग विभिन्न प्रजातियों के अंग होते हैं जिनकी संरचना अलग अलग होती है बट वे समान कार्य करते हैं, तो उसको ही एनालोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। जैसा हमने अर्लियर इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो होता है क्या होता है? वैसे अंग होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है? समान होती है, लेकिन उनका कार्य जो है अलग अलग होता है ना। वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंग जो होता है, वेस्टिजियल अवशेषी अंग जो होता है क्या होता है? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो अपना मूल कार्य को खो चुके होते हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, है ना। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तितली के पंख और पक्षी के पंख किसके उदाहरण हैं? तो तितली और पक्षी के जो पंख होते हैं उनका जो कार्य होता है कैसा होता है? एनालोगस। कैसा होता है? एनालोगस, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए एनालोगस ऑर्गन यानी समजातीय अंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये दोबारा आने वाला क्वेश्चन छप गया है तो कोई बात नहीं। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यानी डार्विन का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज नेचुरल सिलेक्शन। बी एक्वायर्ड कैरेक्टर अर्जित चरित्र या म्यूटेशन उत्परिवर्तन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। तो क्या होता है? डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय। यहाँ पे घुमा के पूछ दिया है क्वेश्चन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज थॉमस माल्थस। बी पुरकिंजी। सी वाटसन एंड क्रिक। डी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन। तो नेचुरल सिलेक्शन इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस करा, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन को प्रस्तावित या प्रोपोज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम्स अंडर, यानी जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैविक विकास के अंतर्गत आता है। बी जो है पैलियोजियोग्राफी यानी पैलियोजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी यानी सरीसृप विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम अंडर पैलियोंटोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। तो ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम्स अंडर पैलियोंटोलॉजी, है ना। यानी जीवाश्म ईंधन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन का जो अध्ययन है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा। यह समय के साथ जीवित जीवों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाता है या संदर्भित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित यानी प्रोपोज्ड किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज हमारे पास है, ए ऑप्शन है डार्विन, बी लामार्क, सी मेंडल और डी जो है वालेस। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपोज्ड बाय किसके द्वारा, लामार्क के द्वारा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपोज्ड बाय लामार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, यानी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है ये जो निम्न द्विपद व्यंजक है किसका है। तो यहाँ पर यानी ये जो समीकरण दिया गया है ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल द्वारा दिया गया है। तो इस समीकरण का उपयोग जो होता है क्या होता है, इस समीकरण का उपयोग किसी जनसंख्या के भीतर आनुवंशिक भिन्नता की गणना करने के लिए किया जाता है जिसको हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहा जाता है ना, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका द्विपद व्यंजक जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, p प्लस क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। p प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन, यानी समजातीय अंग निम्न में समान होते हैं, किस चीज़ में समान होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इस फंक्शन में समान होते हैं यानी
कार्य करने में समान होते हैं। बी ओरिजिन यानी उत्पत्ति की दृष्टि से ये समान होते हैं, है ना। या साइज यानी आकार से समान होते हैं, या उनकी लंबाई के द्वारा समान होते हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन ओरिजिन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ओरिजिन, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से। समजातीय अंग जो होता है उत्पत्ति यानी ओरिजिन में समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपोज्ड बाय, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अधिग्रहित लक्षणों की वंशागति का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, है ना, किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डार्विन महाशय ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन को दिया था, है ना, नेचुरल सिलेक्शन को दिया था, ठीक है। मॉर्गन साहब ने क्या करा था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, है ना, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब लामार्क महाशय की बारी आती है, तो लामार्क महाशय ने क्या करा था, लामार्क महाशय ने क्या करा था, उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स को प्रपोज्ड किया था, यानी ऑप्शन बी जो है लामार्क, ऑप्शन बी जो है लामार्क सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वाज, यानी होमिनिड जैसा पहला मानव जो था इसमें से कौन सा था, है ना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी जो है होमो हैबिलिस, डी जो है रामाफिथेकस। तो यहाँ पर जो है सबसे होमिनिड जैसा पहला जो मानव था वो कौन था, होमो हैबिलिस, है ना। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी होमो हैबिलस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है हमसे होमोलोगस स्ट्रक्चर सपोर्ट इवोल्यूशन, है ना, यानी समजाति संरचनाएं जो होती हैं किस विकास का समर्थन करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन डाइवर्जेंट यानी अपसारी, बी कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, सी जो ऑप्शन है ए और बी बोथ, और डी जो है डार्विन्स थ्योरी यानी डार्विन का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर सपोर्ट जो करता है वो क्या करता है, डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट को सपोर्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डाइवर्जेंट यानी अपसारी इवोल्यूशन, है ना। तो डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है, डाइवर्जेंट मीन्स हो जाता है, डाइवर्जेंट मीन्स मूविंग अपार्ट, यानी अपसारी का जो अर्थ होता है अलग हो जाना, डाइवर्जेंट अलग हो जाना, ठीक है। और कन्वर्जेंट मीन्स एक साथ, अभिसारी का अर्थ है एक साथ आना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए डाइवर्जेंट यानी अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ,
वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ, यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी। बी ऑप्शन हमारे पास है वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग। सी ऑप्शन है एनालोगस ऑर्गन। डी जो है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है अवशेषी अंग है ना। तो अवशेषी अंग क्या होता है। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो अपना मूल कार्य, अपना जो मूल कार्य होता है उसको खो चुके होते हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते। तो उस प्रकार का जो ऑर्गन होता है उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। करेक्ट ऑप्शन अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 ओपेरन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी ओपेरन मॉडल किसका प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जीन सिंथेसिस यानी जीन का संश्लेषण। बी जीन एक्सप्रेशन यानी जीन की अभिव्यक्ति। सी जीन रेगुलेशन यानी जीन का विनिमय करना, रेगुलेट करना। डी ऑप्शन जो है जीन फंक्शन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा द ओपेरन मॉडल इज रिप्रेजेंटेंस ऑफ जीन रेगुलेशन यानी जीन रेगुलेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा जीन विनियमन या जीन रेगुलेशन। ऑप्शन सी जीन रेगुलेशन। तो ओपेरन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन 1859 डार्विन पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड, यानी 1859 में डार्विन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका क्या नाम है। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। सी ऑप्शन है म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। डी जो है HMS बीगल यानी HMS बीगल। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यानी 1859 में डार्विन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी करेक्ट ऑप्शन बी है ना। डार्विन के द्वारा पब्लिश किया गया 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डार्विन्स फिंचेस शो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी डार्विन के फिंच विकास के निम्नलिखित पहलुओं में से एक को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन हम लोगों के पास है बायोजियोग्राफिक एविडेंस यानी जैव भौगोलिक साक्ष्य। बी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म औद्योगिक मेलानिज्म। सी ऑप्शन है बायोकेमिकल एविडेंस यानी जैव रासायनिक साक्ष्य। डी ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी भ्रूण संबंधी साक्ष्य।
तो डार्विन फिंच जो है जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफिक एविडेंस संबंधी साक्ष्य के माध्यम से विकास का प्रमाण देते दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है ना, बायोजियोग्राफिक एविडेंस यानी जैव भौगोलिक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बायोजियोग्राफिक एविडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन, यानी मॉडर्न ह्यूमन जो है आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस का उद्भव हिमयुग के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1,00,000 से 40,000 ईयर्स अगो। बी ऑप्शन है 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो। सी ऑप्शन है 18,000 वर्ष पूर्व। डी ऑप्शन है 10,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1,00,000 to 40,000 ईयर्स अगो, यानी 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक यह महत्वपूर्ण सेशन को देखकर लाभान्वित हो सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।